आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। पीके का जन सुराज यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था बेतिया पश्चिम चंपारण में भितिहरवा से गांधी आश्रम से। लगभग 24 दिन हो गए यात्रा को शुरू हुए, लेकिन इस यात्रा की मकसद को लेकर, ये यात्रा किसके लिए किया जा रहा है, जन सुराज क्या है, इन सारे चीज़ों पर अभी भी कहीं ना कहीं केवल कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे भाजपा का मानता है तो कोई मानता है कि कांग्रेस के पक्ष में ये काम हो रहा है, तो किसी का कहना है कि प्रशांत किशोर स्वयं को अगले चुनाव में एक फैक्टर बनाना चाहते हैं। आइए आज इन्हीं बिंदुओं पर की समीक्षा करते हैं कि आखिर जन सुराज के पीछे मकसद क्या है और इसको लोग कैसे समझ रहे हैं। सबसे पहले मुझे जो लगता है कि जन सुराज यात्रा को या जन सुराज को जो बहुत हल्के में ले रहा है या साधारण रूप से आंक रहा है, कहीं ना कहीं वो गलती कर रहा है। क्योंकि अगर इसे पीके के आंकड़ों का ही खेल समझा जा रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हो रही है। क्योंकि मामला पीके के आंकड़ों का नहीं है, मामला आंकड़ों के पीछे पीके की क्या मंशा है, ये महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अगर पीके बिहार के बागडोर संभालने की बात करते हैं या बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार के बाहर रहने वालों को बुलाने की बात करते हैं, तो उसके पीछे के आंकड़ों को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि वो इन सारे चीज़ों का आधार भी बता रहे हैं कि किस आधार पर उन्होंने ये बातें कही हैं। अपनी सभाओं में वो ये बताने से नहीं चूकते कि 6 राज्यों के सीएम को उन्होंने बनाया है, 6 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय पीके को है। साथ ही वो लड़ने की बात नहीं करते हैं, लड़ के जीतने की बात करते हैं और उसका तरीका भी बताते हैं। तरीका क्या बताते हैं कि प्रचार प्रसार कैसे होगा, विकास का मॉडल कैसा होगा, जो समाज में कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसके आंकड़े क्या हैं, उसका कैसे निदान किया जा सकता है, चुनाव का प्रबंधन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों को बताते हैं। मतलब कि जो दावा करते हैं उसका तरीका भी पेश कर रहा है। अब 6 राज्यों के सीएम के मदद का क्या मामला है, यह भी जानने वाली बात है। क्योंकि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने ये मामला उठाया कि जन सुराज में जो खर्च हो रहा है, जो फंडिंग हो रही है, वो कहाँ से आ रही है। और उन्होंने एग्रेशन में तो यहाँ तक कह दिया कि जन सुराज में जो फंडिंग हो रही है उसकी जांच केंद्रीय एजेंसी से करानी चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। इसका भी जवाब पीके देते हैं। पीके का कहना है कि जिन 6 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, उन राज्यों में जब उन्होंने काम किया तो कोई मेहनताना नहीं लिया, और उन्होंने ये कहा था कि जब बिहार में वो अपनी मुहिम चलाएंगे जो बीजेपी और लालू के खिलाफ होगा, तब उन्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और आज वही लोग उनको मदद कर रहे हैं, या यूँ कहें कि उनको फंडिंग कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने विचार दे रही हैं, अपना अपना मत दे रही हैं। कई लोगों का कहना है कि बीजेपी का विरोध करके ये कांग्रेस को मदद कर रहा है। अब इसको लेकर यह तर्क दिया जा रहा है कि जैसे ही वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलते हैं, उसके बाद यात्रा की शुरुआत होती है। मतलब ग्रीन सिग्नल उन्होंने कांग्रेस से लिया। उसी तरह एक और मामला आता है, एक और बात कही जा रही है कि ये पूर्व से निर्धारित एक प्लान था। उसी के तहत एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज यात्रा शुरू करते हैं। इन चीज़ों को जोड़ के देखा जा रहा है। लेकिन एक और प्रश्न दिमाग में उठता है कि बिहार में वो लालू प्रसाद यादव मतलब राजद और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो
जदयू का क्या, नीतीश कुमार का क्या? चूँकि वो नीतीश पर भी हमलावर दिखते हैं, शासन प्रशासन की बात करते हैं, हर जगह करते हैं, लेकिन वो जदयू को बहुत प्रभावशाली ढंग से नहीं लेते, उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि 2024 के चुनाव के बाद जदयू या तो टूट कर बिखर जाएगा या जदयू का विलय हो जाएगा। अच्छा, इसको अब दूसरे बात से जोड़िए कि राजद का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें यह बात सामने आई कि पार्टी को नाम बदलने, चुनाव चिन्ह बदलने, इन सारे चीज़ों का अधिकार दिया जा रहा है तेजस्वी यादव को। और उसके बाद एक तहलका राजनीतिक गलियारों में उठा और ये भी उठा कि जदयू और राजद का विलय होगा और एक नई पार्टी बनेगी। तो क्या इसका भान, इसका अनुमान प्रशांत किशोर को पहले से है या पहले से था कि जदयू बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है? जदयू का जो बेस होता है, जो पार्टी बेस होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है। और राजद के साथ मिलने के बाद होशियारी यही दोनों पार्टियां अपनी लगाएंगी कि दोनों अपना विलय कर लें और एक नई पार्टी का गठन कर लें। तो इसका मतलब कि प्रशांत किशोर को इन चीज़ों का आभास पूर्व से था। ऐसे फंडिंग का जब मामला उठा तो प्रशांत किशोर ने फंडिंग के मामले पर भी डट के अपनी सफाई दी। सफाई क्या दी? कि उनका ये कहना है कि ऐसे अभियान में खर्च किन चीज़ों पर होता है? हेलीकॉप्टर पर होता है, लोगों को गाड़ियों में भर भर के लाने में होता है, बड़े बड़े मंचों पर होता है, प्रचार प्रसार में होता है, विज्ञापन पर होता है, इश्तेहार पे होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। और उनका कहना है कि जन स्वराज यात्रा में ऐसा कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस पे खर्च हो। दूसरा एक और उन्होंने शब्द निकाला, क्राउड फंडिंग। अब ये क्राउड फंडिंग क्या होता है, इस नए शब्द को का भी उन्होंने विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि बिहार में 13 करोड़ जनता है, अगर 2 करोड़ लोगों से भी 100 रुपया ले लिया जाए तो 200 करोड़ हो जाएगा। मतलब कि इसके लिए कहीं किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे से फंड लेने की ज़रूरत नहीं है, और न ही इसकी व्यवस्था को लेकर, चूँकि आप उनके कई बयानों को देखे होंगे, उन्होंने हमेशा ये कहा कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, कैसे लड़ना है ये मैं बताऊंगा, फंड कोई समस्या नहीं है। तो क्या वो बात वो क्राउड फंडिंग को लेकर ही कर रहे थे जो आज वो कर रहे हैं कि हमको यात्रा के लिए कहीं बाहर नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, क्राउड फंडिंग से इन सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, फंड का समाधान हो जाएगा। उनके जन स्वराज यात्रा के मकसद को लेकर भी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तरह तरह की बात करते हैं। आखिर हर जगह, हर भाषण में वो 6 राज्यों के मुख्यमंत्री की बात कहना नहीं भूलते। वो क्या कहना चाहते हैं, इसके पीछे मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद ये हो सकता है कि उनका ये कहना है कि जब 6 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने की क्षमता उनमें है तो बिहार में क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि इन बातों से वो आम आदमी में, जनता में ये विश्वास भी जताना चाहते हैं, विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि उनमें वो योग्यता है, वो क्षमता है कि वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं, मतलब कि वो बिहार की बागडोर संभाल सकते हैं या उनकी पार्टी संभाल सकती है। दूसरी बात एक और गौर करने वाली है कि जहां बिहार की राजनीति जाति पर, धर्म पर, इन सारे छोटे छोटे मुद्दों पर जकड़ी हुई है, उसमें प्रशांत किशोर लोगों को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाने की बात हर सभा में करते हैं कि आर्थिक प्रगति कैसी होगी, और उसका रास्ता बताने का वो प्रयास करते हैं। हालांकि इन सारे चीज़ों को अगर हम देखें तो दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं उनसे परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान जदयू। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि जदयू को वो
बहुत तवज्जो नहीं दे रहा है। अब जैसे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, उनका कहना है कि पीके केवल भ्रम फैला रहे हैं, वो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं और उसके पीछे मकसद ये है कि जो कांग्रेस का ब्राह्मण वोट हुआ करता था, जो अब उनसे बिखर गया है, उस ब्राह्मण वोट को कांग्रेस के साथ फिर वो जोड़ दें। मतलब यहाँ भी फिर, जबकि प्रशांत किशोर जातीय राजनीति से अलग होने की बात करते हैं और वहाँ जातीय राजनीति करने का ही उन पर आरोप लग रहा है। प्रेमरंजन पटेल तो इसे किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल का यात्रा मानते ही नहीं है। उनका ये कहना है कि ये एक कंपनी का अभियान है। मतलब प्रशांत किशोर पहले भी एक कंपनी बनाकर और राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे थे। उनका ये कहना है कि ये अभियान भी कंपनी के तहत किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तो ये कहा कि पीके और नीतीश कुमार एक दूसरे के पूरक हैं। माने उन्होंने जदयू का पार्टनर बता दिया। अब इस पर कई सवाल उठते हैं। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार पीके पर जो आरोप लगाते रहे हैं कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये शायद नहीं होता। दूसरी ओर नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं होते, उनके शासन प्रशासन पर हमलावर नहीं होते और हरिवंश जी का मामला उठाकर कभी इतना बड़ा विवाद नहीं खड़ा करते। लेकिन इन सारे कयासों, विचार, मत, अभिमत के बाद एक प्रश्न तो उठता है और उस प्रश्न का जवाब हम भी ढूंढते हैं, आप भी ढूंढिए। और वो ये कि 2 अक्टूबर को भितिहरवा पश्चिमी चंपारण में, बेतिया में जो गांधी आश्रम है, वहाँ से जब पीके ने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो वो पार्टी भी बनाने पर विचार करेंगे। लेकिन उसके बाद कई सभाओं में उन्होंने जनता के बीच जो कहा कि नए विजन के साथ जो पार्टी है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसके पीछे क्या राज है? प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं? उनकी सोच क्या है? ये सारा प्रश्न है। तो हम भी ढूंढते हैं इसका उत्तर, आप भी ढूंढिए। अपना कमेंट जरूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कोटि आभार।